जय हिंद साथियों। आज का क्लास हमारा एसएसटी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो आप सभी लाइव क्लास में जुड़ जाओ, ठीक है। जुड़िएगा तो आप सभी वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, बताइए। आप बताना है आप लोगों को क्या चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए इसका आंसर, देखिए आप लोग आंसर क्या होगा। चिपको आंदोलन जो है, चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। मतलब अभी के समय में उत्तर प्रदेश का रहता है, लेकिन वर्तमान समय में नहीं, पहले के समय में उत्तर प्रदेश का रहता था, ठीक है। और वर्तमान के समय यानी अभी उत्तराखंड कहलाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश या वर्तमान में उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था, ठीक है ना। यह जो आंदोलन था चिपको आंदोलन, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो देखिए इसमें और क्या होगा, वन विभाग ने खेल सामग्री के निर्माताओं को वन के भूखंड आवंटित कर उन्हें पेड़ काटने की इजाज़त देती थी। मतलब कहने का अर्थ है वहाँ के जो थे ना वन विभाग, उन्होंने वन काटने वाले यानी कि लकड़हारे को काटने के लिए वन काटने के लिए इजाज़त दे दिया था, ठीक है ना। इजाज़त दे दी थी, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या, इसी के विरोध में स्थानीय लोगों ने आंदोलन किया। वहाँ के स्थानीय लोगों जितना भी लोग थे वो सभी इसके विरुद्ध थे कि आप पेड़ को नहीं काट सकते, ठीक है ना। इसके विरोधी बन गए सभी लोग। उसके बाद देखिए क्या होगा, इस आंदोलन में महिला जो थी, महिला वहाँ की जितनी भी थी उन सभी की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है ना। महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी पेड़ को बचाने के संबंध में। उसके बाद देखिए उनकी मांग पेड़ों की कटाई रोकना था। महिलाओं की मांग जो थी पेड़ों को काटने से रोकना था। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसके लिए वे पेड़ों से चिपक जाती थी। वहाँ की जितनी भी महिलाएं थी वह सभी पेड़, जब लकड़हारे पेड़ को काटने के लिए आते थे तो वो सभी जो थे ना पेड़ में चिपक जाती थी, ठीक है। जिससे कि पेड़ काटने वाले जो पेड़ काटने आते थे उन सभी वही सभी पेड़ नहीं काट पाते थे। जैसे मान लो आप पेड़ में चिपक जाओगे तो कोई पेड़ को काटेगा तो आप भी कट जाओगे, तो वो लकड़हारे नहीं काटे थे। तो इस प्रकार से हमारा यह सवाल होगा, ठीक है। तो सवाल समझ में आया या नहीं बताना आप लोगों को। देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक में बताता हूँ। देखिए ये एक पेड़ है, ठीक है ना। ये एक पेड़ है, देख लो ध्यान से, ये एक पेड़ है और इस प्रकार से पेड़ था, ठीक है। तो यही जो पेड़ है ना, वहाँ चिपको आंदोलन जो शुरुआत हुआ था उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ठीक है ना। उत्तराखंड में शुरू हुआ था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। उत्तराखंड में शुरू हुआ था और वहाँ देखिए, और उसके बाद आपको लिखना क्या, आपको लिखना है, देखिए मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनिए। लिखना आप लोगों को ये है कि वहाँ के जो वन विभाग थे वो पेड़ काटने वाले को ये इजाज़त दे दिया था कि आप पेड़ काट सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पेड़ काटने के लिए आते थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग जितने भी वहाँ के स्थानीय व्यक्ति थे, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, वहाँ के जितने भी स्थानीय व्यक्ति थे वे सभी इसके विरोध थे, ठीक है ना। इसके विरुद्ध हो गए थे कि नहीं, हम आप लोगों को पेड़ काटने नहीं देंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए वो सभी विरोध हो गए। और लेकिन वहाँ की जितनी भी महिलाएं जितनी भी थी, ठीक है ना, वहाँ की महिलाएं जितनी भी थी वह सभी बहुत ज़्यादा विरोधी बन गई थी। इस आंदोलन को रोकने में बहुत ज़्यादा सहयोग करती थी। तो वह सभी महिलाएं करती क्या थी, पेड़ जब काटने के लिए कोई आता था तो महिलाएं सभी पेड़ में चिपक जाती थी, ठीक है ना। पेड़ में चिपक जाती थी जिससे कि लकड़हारे पेड़ को नहीं काट पाते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसी को हम लोग चिपको आंदोलन कहते थे, ठीक है। मुख्य उद्देश्य यही था। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और हाँ बताना यह क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और नहीं समझ में आया होगा ना तो मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, वो मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा, देख लेना, ठीक है। तो देखिए आप देखिए 2 नंबर सवाल क्या आता है, ध्यान से देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल सभी है, ठीक है ना। सभी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस का। तो आप सभी ध्यान से देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, बताइए। आप लोग पता होगा तो बताना, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। तो उत्तर देखिए क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ है धर्मनिरपेक्ष का जो अर्थ है ना, यानी आप जिस राज्य में रहते हो उसमें किसी प्रकार का धर्म नहीं होता, ठीक है। यह धर्म से अलग और ऊपर होता है, ठीक है ना। यह सभी धर्मों एवं धर्मावलंबियों के साथ समानता का व्यवहार करता है और व्यक्ति के अधिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। देखिए समझिए, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आप एक राज्य में हो, ठीक है ना। आप मान लो जैसे कि हिंदू हो, रुक जाओ थोड़ा समझा देते हैं सही से, ठीक है ना। मान लो जैसे आप हिंदू हो,
हिंदू हो, लेकिन आप चाहते हो कि मैं मुस्लिम बन जाऊँ, ठीक है ना, मुस्लिम धर्म को अपना लूँ, मुस्लिम को, तो आप अपना सकते हो। इसमें किसी भी प्रकार का निरपेक्ष नहीं दिया गया, ठीक ना। आप आसानी से हिंदू से मुस्लिम बन सकते हो, मुस्लिम से हिंदू, या सिख से आप ईसाई भी बन सकते हो, ठीक है ना। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, उसी को हम लोग शॉर्ट में कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य। लेकिन आपको एग्जाम में लिखना क्या है, इस प्रकार से लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा। मैं जिस प्रकार से आपको बोलता हूँ, सुनो, धर्मनिरपेक्ष राज्य कोई धर्म नहीं होता, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्ष जिस राज्य में होता है उस धर्म में किसी प्रकार का धर्म नहीं होता है, या धर्म से अलग और ऊपर होता है, ठीक है। यह सभी धर्मों एवं धर्मावलंबियों के साथ समानता का व्यवहार करता है। उसके बाद लिखना है व्यक्ति से के अधिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख देना आप सभी को लिखना है। तो आपका देखिए 2 नंबर का यह सभी सवाल आता है। और देखिए अक्टूबर क्रांति जो है यह 5 नंबर में आता है, ठीक है ना। अभी 1 नंबर में जो सवाल बताएं वह सभी भी 5 नंबर का सवाल है। देखो क्या सवाल है, इसको देखो, देखो ध्यान से देखना। आप लोग थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, हम फिर बताएंगे आगे, ठीक है। देखो जूमिंग करके बताएंगे। देखो देखो क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से देखना। 3 नंबर है, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, बताइएगा। आप सभी याद होगा तो आप सभी बताना, ठीक है। अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो आपको उत्तर क्या लिखना है, ध्यान से देखो। यह क्रांति बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या, यह क्रांति जो है ना, अक्टूबर क्रांति, इसको 2 नाम से जाना जाता है। एक बोल्शेविक क्रांति के नाम से, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना। आपको अक्टूबर क्रांति ना देकर बोल्शेविक क्रांति किसे कहते हैं यह पूछ सकता है, ठीक है ना। तो आपको यह दोनों याद रखना है, बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन, यह क्रांति को बोल्शेविक क्रांति नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, पुराने जो रूसी कैलेंडर थे उसके अनुसार यदि आप लोग देखोगे यह क्रांति कब हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1917 में हुआ था, ठीक है ना। पुराने कैलेंडर के अनुसार आप देखोगे तो 25 अक्टूबर 1917 में यह क्रांति हुई थी। उसके बाद लिखना आपको क्या, इस नेतृत्व में, इसका नेतृत्व जो था लेनिन ने किया था, ठीक है ना। लेनिन इस क्रांति को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, इन्होंने ही करवाया था, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यह 1917 की दूसरी क्रांति थी। देखिए जो अक्टूबर क्रांति है ये 1917 की दूसरी क्रांति थी। लेनिन और ट्रोट्स्की, ठीक है ना, ट्रोट्स्की ने विवेकपूर्ण। इसके बाद चलिए आगे आगे समझाते थे। इतना समझ में आ गया आप लोगों को, बताना, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करना, मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हम कहाँ तक समझा देते आपको, समझा दिए थे यहाँ तक। देखो बोल्शेविक क्रांति बता दिए थे यहाँ से। यह 1917 की दूसरी क्रांति थी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या याद करना है, लेनिन और ट्रोट्स्की ने बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक केरेंसी की सरकार का तख्ता पलट दिया। कहने का अर्थ क्या हुआ, 1917 में, अच्छा ये देखिए लेनिन ने ट्रोट्स्की देखिए, लेनिन जो थी वह ट्रोट्स्की वहाँ की सरकार थी, ठीक है। तब के समय में सरकार जो थी उस सरकार को लेनिन क्या किए थे, हरा दिए थे, यानी कि उनको उलट पुलट कर दिए थे, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविक को क्या, अभी बताए ना आपको, बोल्शेविक को यानी कि अक्टूबर क्रांति को ही कहा जाता है वो, ठीक है। बोल्शेविक को चूंकि जिसका प्रधान कौन था, तो लेनिन था। बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति का प्रधान आपको पूछे कौन था ऑब्जेक्टिव में, तो आपको याद रखना है क्या, तो लेनिन था, ठीक है, लेनिन था। उसके बाद लिखना है क्या, लेनिन के हाथों में आई, ठीक है, लेनिन के हाथों में आई। उसमें उसने रूसी के नवनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है ना। नवनिर्माण देखिए आपको याद रखना है, रूस के नवनिर्माण का कार्य कौन प्रारंभ किया था, तो लेनिन जी के, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। समझ में आया होगा क्वेश्चन, आप सभी को हम समझाएं एकदम आसानी से। इस प्रकार से आपको याद रखना है, लिख देना है आपको, ठीक है ना। आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं, आपको एग्जाम में पूरा लिख देना है। 5 नंबर का यह सवाल आता है, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। देखिए पांडुलिपि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। बहुत बीबी है जो कि हर एक साल पूछता है, पांडुलिपि क्या है बताइए, आप सभी याद होगा आपको पांडुलिपि क्या है। देखिए आंसर देखिए, छापाखाना के आविष्कार के पूर्व भोजपत्र तथा हाथ से बने कागज पर हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखकर पुस्तकें तैयार की जाती थी। उन्हें क्या कहते थे, तो उन्हें पांडुलिपि कहते थे। देखिए आसानी से समझिए, कुछ नहीं है, बहुत ईजी से समझ जाएगा आप लोग। देखिए पहले के समय में होता क्या था, अभी तो आप सभी जानते हो किसी भी मैसेज को करना होता है तो आप सभी मोबाइल से बात कर देते हो, या व्हाट्सएप पर हो गया, फेसबुक, किसी भी तरह से आप मैसेज कर देते हो किसी को, जिससे कि तुरंत पता चल जाता था। लेकिन पहले के समय में होता क्या था, पहले के समय में होता था क्या, एक पुस्तक ले लेते थे, ठीक है ना, एक पुस्तक ले लेते थे और उस पर पेन से हम लिखते थे, ठीक है ना, पेन से हम लोग लिखते थे और लिख के हम क्या करते थे, किसी पोस्ट ऑफिस में दे देते थे उस पर्ची को, और पहुँचाया जाता था। बहुत समय लग जाता था, ठीक है ना, लग जाता था जाने में कुरियर। और उसके बाद होता था कि उसके बाद और भी बहुत सारा, जैसे मान लो अभी आप लोगों को कोई मान लो कुछ लिखना है, मान लो जैसे मान लो आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, पत्र अभी लिख कर तो रखोगे नहीं,
नहीं आप लिख लोगे और फोटो उसका खींच कर मोबाइल में रख लोगे या प्रिंट निकाल लोगे, ठीक है ना, निकाल लेते हो। लेकिन पहले के समय में ये सब नहीं होता था। पहले के समय में क्या होता था, अगर मान लो किसी पत्र को लिखना है तो आप लिख लेते थे और उसको एक प्रकार से जमा करके किसी घर में रख देते थे, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपको याद रखना है। तो उसी प्रकार से देखिए, छापा खाना के आविष्कार के पूर्व भोजपत्र तथा हाथ से बने कागज पर हाथ से सुंदर अक्षरों में लिखकर पुस्तकें तैयार की जाती थी और उन्हें क्या करते थे, देखिए उन्हें पांडुलिपियम कहते थे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको याद रखना है। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आप सभी को, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, हमको पता है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। हमारा देखिए अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होता है, यह 5 नंबर का सवाल होता है। देखिए थोड़ा जूमिंग में करेंगे, ठीक है ना। विश्व बाजार किसे कहते हैं? देखिए पहले तो आपको ये याद रखना है, विश्व बाजार का शॉर्ट फॉर्म आपको पूछेगा या फुल फॉर्म पूछेगा तो WTO का मतलब जो होता है वह होता है विश्व बाजार, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, आपको पूछेगा WTO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको याद रखना है वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बाजार, ठीक है, याद रखना है आपको। तो चलिए आंसर देखिए, आंसर क्या होगा। विश्व बाजार का अर्थ जो होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, ठीक है ना। आपको याद रखना है विश्व बाजार का अर्थ जो होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, जहां विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारी सामानों की खरीद बिक्री करते हैं। आधुनिक यूरोप में भौगोलिक खोजों की पुनः जागरण, राष्ट्रीय राज्यों का उदय एवं वाणिज्यवाद की उत्पत्ति के बाद, इस प्रकार से इतना हो गया। देखो समझो, इतना पहले समझ लो, उसके बाद रुक जाओ, आंसर को छोड़ो, क्वेश्चन को छोड़ो, हम आंसर को ही डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखो हम समझाते हैं, बहुत ईजी से समझना, ध्यान से सुनना, आप सिर्फ सुनना है आपको, ठीक है ना। विश्व बाजार का अर्थ जो होता है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको याद रखना है जहाँ विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारी, देखिए पहले के समय में होता था क्या, विश्व व्यापार संबंध जो है ना अभी भी चलता है, ठीक है ना, अभी भी चलता है। विश्व व्यापार में होता है क्या, बहुत सारे विदेशी व्यापारी आते हैं, मान लो हमारे देश ही आए या हमारे देश के दूसरे देश गए, ठीक है ना, आते जाते हैं और वो सभी क्या करते हैं, सामान को खरीदते हैं। जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो सभी सामान को खरीदते हैं दूसरे देश जाकर, और वहाँ से खरीद कर अपने देश लाते हैं और उसको क्या करते हैं, अपने मार्केट में बेचते हैं, ठीक है ना। अपने मार्केट में कम भाव पर या ज़्यादा भाव पर रेट लगाकर बेचते हैं। इसी को आप शॉर्ट में लिख सकते हो। देखिए पहले मैं शॉर्ट में ही बता देता हूँ, सुन लो किस प्रकार से आपको लिखना है। विश्व व्यापार एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, बाजार है, ठीक है ना। और इसमें होता है क्या, इसमें अलग अलग देशों के व्यापारी अलग अलग देश या राज्य जाते हैं और वहाँ से सामान खरीद कर आते हैं और खरीद कर आने के बाद अपने बाजार के मार्केट में ज़्यादा भाव पर बेचते हैं या कम रेट लगाकर बेचते हैं, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। इस प्रकार से आपको लिख देना है शॉर्ट में, या इस प्रकार से जो लिखा है इसी को लिख देना है, ठीक है ना। देखिए मैं फिर से बोल देता हूँ, विश्व व्यापार का अर्थ जो होता है वैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, जहां विश्व के विभिन्न देशों के व्यापारी सामानों की खरीद बिक्री करते हैं। आधुनिक यूरोप में भौगोलिक खोजों की पुनः जागरण, राष्ट्रीय राज्यों एवं उदय एवं वाणिज्यवादी की उत्पत्ति के बाद विश्व व्यापार का तेजी से विकास हुआ। आपको याद रखना है विश्व व्यापार का तेजी से विकास कब हुआ था, तो आपको यार वाणिज्यवाद के बाद आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। तो वाणिज्यवाद के बाद हुआ था विश्व व्यापार का तेजी से विकास, ठीक है ना। उसके बाद लिखना औद्योगिक क्रांति ने विश्व व्यापार का विस्तार कर दिया। औद्योगिक क्रांति जब हुआ था उसके बाद विश्व व्यापार का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आपको लिख देना अंत में विश्व व्यापार का स्वरूप जो है औद्योगिक क्रांति के बाद ही उभरा था। देखिए औद्योगिक क्रांति जब हुआ था, औद्योगिक क्रांति के बाद ही विश्व व्यापार दुनिया की नज़रों में आया था, ठीक है ना। इतना लिख देना आपको, इस प्रकार से आपको लिखना है। देखिए बहुत इजी है, इतना आप चाहो तो याद भी कर सकते हो या मैंने शॉर्ट फॉर्म में जैसे बोला है उस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 6ठा नंबर सवाल देखिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर सवाल है। बाढ़ से होने वाली हानियों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। बाढ़ से जो हानि होती है वही हमको बताना है, क्या क्या हो सकता है। बहुत ईजी, आप आसानी से लिख सकते हो। क्या लिखोगे आप, बाढ़ से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है, क्या क्या होंगी। तो देखिए बाढ़ से पहला जो हानि होगा अपार धन और जन की क्षति होगा, ठीक है ना। धन जन की मतलब जो है कि गाय हो गया, ठीक है ना, पशु हो गया, घर हो गया, यह सभी टूट जाएगा यदि बाढ़ आता है तो, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा नंबर आपको लिखना है फसलों की बर्बादी होगी। फसलों की बर्बादी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बाढ़ जब आता है तो ये भी लिखना है आपको। और तीसरा में लिखना है परिवहन व्यवस्था का ठप पड़ जाना, ठीक है ना। परिवहन यानी कि सड़क मार्ग जो है, बाढ़ अगर आएगा तो वहाँ पे ज़्यादातर गड्ढा हो जाएगा, पानी जम जाएगा तो गाड़ी का आना जाना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिख देना है। इस प्रकार से आप लिखोगे तो ये सभी 2 नंबर का सवाल आता है, तो आपको लिखना ही है
होगा, ठीक है ना। ध्यान से देख लो, एक स्क्रीनशॉट मार लो, याद ही नहीं होता है आप सभी को, स्क्रीनशॉट मार लो और इसको लिख लो एक कॉपी में और याद कर लेना सही से, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल को देखिए। अगला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 नंबर देखिए, भूकंप किसे कहते हैं, ठीक है ना। भूकंप किसे कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये सभी होता है। भूकंप किसे कहते हैं, सभी 2 नंबर सवाल है, तो ध्यान से सुनना। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल से पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है, ठीक है ना। किस प्रकार से याद रखना है, देखिए पृथ्वी जैसे मान लो देखिए हमारा पृथ्वी, रुक जाओ थोड़ा कलर चेंज करके हम समझाते हैं। देखो ये हमारा पृथ्वी हुआ, ठीक है ना। पृथ्वी है, ये नीचे का भाग है पृथ्वी का, ठीक है। ये पृथ्वी का नीचे का भाग हुआ और ये ऊपर है जहाँ हम सभी रहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इस पृथ्वी के नीचे में यदि किसी भी प्रकार का कंपन आएगा, किसी भी प्रकार से हलचल हो तो ऊपर तो होबे करेगा, ठीक है ना। नीचे जब मान लो कंपन हुआ तो ऊपर तो उठ कर ये जाएगा, तो ऊपर भी हिल डोल करने लगता है, जिससे कि ऊपर हम जितने भी मनुष्य हैं, घर है, सभी दौड़ने लगता है, ठीक है ना। जमीन डोल जाती है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, तो क्या कहेंगे, भूकंप, ठीक है ना। और याद करना पड़ेगा तभी आप समझोगे। पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचल से पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न कंपन को भूकंप कहा जाता है। भूकंप एक भयंकर प्राकृतिक आपदा है। आपको पूछ सकता है भूकंप किस प्रकार की आपदा है, तो आपको याद रखना है प्राकृतिक भयंकर आपदा है, ठीक है ना। भयंकर प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव का भी सवाल बनता है। तो चलिए देखिए हमारा 8 नंबर सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी होता है। 9 नंबर और 7 नंबर और 8 नंबर ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का ही, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो सवाल क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी किसे कहते हैं। देखिए सुनामी हम लोग किसे कहेंगे, आपको ध्यान रखना है। सुनामी जो है समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाली कंपन को सुनामी कहते हैं, ठीक है ना। समुद्र या महासागर के अंदर, या महासागर भी लिख सकते हो, ठीक है ना। समुद्र नहीं लिखोगे आप तो आप लिख सकते हो महासागर भी, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो महासागर, लिख दे रहे हैं, देख लो ध्यान से, महासागर भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। समुद्र या महासागर के अंदर उत्पन्न होने वाली कंपन को सुनामी कहते हैं। सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा, आपको पूछेगा सुनामी किस प्रकार का आपदा है, तो प्राकृतिक आपदा आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव का ये सवाल भी बन जाता है, ठीक है ना। देखिए समझा देते हैं किस प्रकार से आपको याद रखना है। मान लो जैसे यह समुद्र है, ठीक है ना, या गहरा गहरा पानी है, ठीक है। समुद्र के अंदर मान लो किसी भी प्रकार का कंपन होगा, बम विस्फोट होगा, या फिर मान लो किसी मछली जैसे मान लो डॉल्फिन का डेथ हो गया, तो उसके अंदर कितना सारा, आप जानते हो आप, बहुत सारा अनेकों प्रकार का क्या पाया जाता है, तो उसमें अनेकों प्रकार का गैस पाया जाता है, जो फटने के बाद पानी में कंपन उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से उत्पन्न करेगा तो पानी में हलचल होगा, जिससे कि आसपास में जैसे मान लो या घर है तो यहाँ तक पानी समुद्र का पहुँचेगा तो सभी घर टूट सकते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, सुनामी, ठीक है ना। समुद्र के अंदर उत्पन्न होने वाली कंपन को हम लोग कहेंगे सुनामी। और सुनामी क्या है, तो सुनामी एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दोस्तों आप सभी को सवाल समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करना क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप सभी को समझाने में क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए सवाल, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है हमारा ये भी, रुक जाओ, 9 नंबर है, ठीक है ना। 9 नंबर सवाल है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हमारा है 9 नंबर। थोड़ा इसको छोटा करते हैं, ठीक है ना। चलो आप सभी को आप दिख रहा होगा, ठीक है। देखो सवाल क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है 9 नंबर। परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है, ठीक है ना। परमाणु जो शक्ति है, परमाणु शक्ति आप सभी पढ़े होंगे, परमाणु शक्ति किन किन खनिजों से प्राप्त होती है, तो याद रखना आपको। परमाणु शक्ति जो है, परमाणु शक्ति को पहले आप समझ लो क्या कहते हैं। परमाणु शक्ति का दूसरा नाम जो है नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है ना। परमाणु शक्ति का दूसरा नाम नाभिकीय ऊर्जा होता है, ठीक है। परमाणु शक्ति का दूसरा नाम, तो याद रखना परमाणु शक्ति निम्नलिखित खनिजों से प्राप्त होती है। किन किन खनिजों से परमाणु शक्ति या नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होगी, तो पहला तो होगा यूरेनियम से, दूसरा होगा थोरियम से, और तीसरा क्या होगा नियोबियम से, और चौथा जो होगा टेंटरम से, ठीक है। और पांचवा होता है बेरिलियम से, और सातवां जो होगा हमारा जिंकोनियम, और आठवां लिथियम से, ठीक है ना। इन सभी पदार्थों से हमारा जो परमाणु शक्ति है या नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है। किन किन से, यूरेनियम से, थोरियम से, बियोनियम से, टेल्टेलम से, बेरिलियम से, जिरकोनियम से, और क्या है लिथियम आदि से प्राप्त होता है क्या, तो परमाणु शक्ति, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल को देखते हैं। आज का हम लास्ट सवाल आज करेंगे, ठीक है ना। देखिए यह लास्ट सवाल हमारा होगा आज का, तो आप सभी पहले वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इन सभी सवालों को देखिए, जितना भी 10 सवाल है, 10 सवाल में से आपको फिक्स से 5 से 7 सवाल पूछेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, छोड़ना नहीं है। आप याद कर लो, याद नहीं होता है तो आप सभी PDF
लेना चाहोगे PDF, तो मैं PDF भी आप सभी को इसका दे दूंगा। सिर्फ आपको कमेंट में यस करना है, ठीक है ना, लिख देना है मुझे PDF चाहिए, ये लिखना है आपको, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, तो PDF चाहिए, तो मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है, PDF डाल दूंगा। आप सिर्फ इतना कमेंट करना, मैं आपके कमेंट में ही PDF का लिंक डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अगला सवाल को देखिए, 10 नंबर क्या है, जलोढ़ मृदा के विस्तार किन किन राज्यों में है, ठीक है ना। जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा आपको पता हो, जलोढ़ मृदा को काली मृदा कहते हैं, ठीक है ना, काली मृदा कहा जाता है। दूसरा नाम जो होता है जलोढ़ मृदा का, काली मृदा। तो याद रखना है जलोढ़ मृदा के विस्तार किन किन राज्यों में, यानी कि जलोढ़ मृदा जो है मिट्टी है वह किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो देखिए किन किन राज्यों में पाया जाएगा वो देख लो आप सभी। देखिए जलोढ़ मृदा जो है, जलोढ़ मृदा का विस्तार निम्नलिखित राज्यों में है। कौन कौन राज्य में होगा, देखिए पहला जो है पंजाब से असम तक मैदानी क्षेत्र जो है, मैदानी क्षेत्र जो है प्रदेश, पंजाब से असम तक का जो मैदानी प्रदेश है उन सभी में जलोढ़ मृदा पाया जाता है। उसके बाद दूसरा में देखिए मध्य प्रदेश की नर्मदा एवं ताप्ती नदी में भी पाया जाता है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा एवं ताप्ती नदी है वहाँ भी जलोढ़ मृदा पाया जाता है। दूसरा ये लिख दोगे। और देखो और भी जो है जहाँ जहाँ पाया जाता है, देखो और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तीसरा देखो महानदी घाटी प्रदेश में भी पाया जाता है, ठीक है ना, महानदी जहाँ है वहाँ पर भी जलोढ़ मृदा पाया जाता है। चौथा में देखिए आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी जो है घाटियाँ हैं वहाँ पर भी पाया जाता है। और देखिए पाँचवा में तमिलनाडु में कावेरी घाटी जो है वहाँ पर भी जलोढ़ मृदा पाया जाता है। और छठा में देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एवं ब्रह्मपुत्र नदी प्रदेश जो है वहाँ पर भी जलोढ़ मृदा यानी काली मिट्टी जो है पाई जाती है, ठीक है ना। ये सभी आपको याद रखना है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल था हमारा, तो आप सभी को समझ में आएगा। और PDF चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में यस करना है, ठीक है ना, लिखना है मुझे PDF चाहिए, तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा एक, और उसको प्रिंट कर दूंगा जिससे आप सभी डाउनलोड कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले क्लास में। देखिए और आप सभी को PDF चाहिए तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। मेरा ये नंबर शो हो रहा है, आप सभी को इस पर कांटेक्ट करना है, आपको मैं PDF दे दूंगा डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर में। तो चलिए आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी तमाम दोस्तों को बाय बाय।